How are you, students? I hope you are happy and fine. Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel, Padmaj Academy, Navsari. બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારા નમસ્કાર. हम 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सीख रहे हैं और ये मेरा फिफ्थ वीडियो है उस पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में. तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझने के लिए यू हैव टू प्रिफर and refer the previous part in which I have explained all the topics chronologically, and the line wise I have explained the chapter, so it becomes easy for you to understand. Okay, so I will start video with a point. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, अभी हम जो आगे के पॉइंट हमने सब सीख लिया. अभी लास्ट में क्या आ रहा है 2.6 क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. इसके बारे में आगे समझेंगे. अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सक्सेसफुली डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. जो न्यूटन था उसके जो लॉ थे मोशन के, वो मैक्रोस्कोपिक मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट थे उसके बारे में तो इंफॉर्मेशन दे रहे थे. बट क्या हुआ, फेल्स व्हेन अप्लाई टू अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे हम जब उसको अप्लाई कर रहे थे तो उसको वो फेल हो जा रहे थे. वही उसका इतना इफेक्ट हमें दिख नहीं रहा था. जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे अगर अप्लाई करेंगे, मैक्रोस्कोपिक के ही रूल्स अगर माइक्रोस्कोपिक पे अप्लाई करेंगे तो थोड़े उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे प्रॉपर जितने चाहिए. ऐसे the branch of science that takes into account this dual behavior of matter is called quantum mechanics. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? जो पार्टिकल से उसके ड्यूअल बिहेवियर पे स्टडी किया हुआ है. इसमें ड्यूअल बिहेवियर जो पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर दोनों को साथ में रख के ड्यूअल नेचर पे स्टडी किया है. स्टडी ऑफ द motions of the microscopic objects that have both observable wave like and particle like nature. दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल लाइक और वेव लाइक. चलो, तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस हमें दिया गया है थोड़ा. जैसे प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाई टू अ क्वांटम मैकेनिक इज अप्लाई टू अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ओके, फॉर विच वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंट, द रिजल्ट आर द सेम एज दोज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स. तो जो क्वांटम मैकेनिक है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक ज्यादातर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक की हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों पे एप्लीकेबल हो सकता है. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय वर्नर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने देख लिया है, एंड इरविन स्क्रॉडिंजर. ठीक है, तो स्क्रॉडिंजर के बारे में हम देखेंगे अभी. उसका वेव फंक्शन, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन. द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, यहाँ पे स्क्रॉडिंजर इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड में हमें उसका ज्यादा यूज नहीं है. स्क्रॉडिंजर इक्वेशन समझने के लिए दिया है. यहाँ पे जो एच है उसे मैथमेटिकली ऑपरेटर कॉल हैमिल्टनियन बोलते हैं इसे. ठीक है, और ये साई का सिंबल है, त्रिशूल जो होता है वो. ठीक है, और यहाँ पे साई
हाइड्रोजन एटम एंड द स्क्रोडिंजर इक्वेशन। हाइड्रोजन एटम पे स्क्रोडिंजर का इक्वेशन क्या है? वेव फंक्शन। स्क्रोडिंजर पे क्या होता है? वेव फंक्शन होता है, जैसे साई बोलेंगे हम, ठीक है। साई, साई क्या दिखाता है? साई को हम ऐसे जनरल समझेंगे तो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, गिव्स इंफॉर्मेशन मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। साई क्या है? हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वेव फंक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। और उसके आगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल सीखेंगे। The probability of finding an electron at a point within an atom, जो probability है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कुछ जगह पे एटम, इन प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर, ठीक है, साई स्क्वायर एट पॉइंट। तो साई स्क्वायर क्या दिखाता है हमें? प्रोपोर्शन दिखाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादा मिलेंगे। साई सेन साई स्क्वायर हमें क्या दिखाता है? प्रोपोर्शन दिखाता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन मिलने की? प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो किससे मिलता है हमें? साई स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी पता चलती है। प्रोबेबिलिटी किससे पता चलती है हमें? साई स्क्वायर से, कि कितनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। उसे क्या बोला जाएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्क्वायर। एन इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट अ डिफरेंट पॉइंट विद इन एन एटम इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबली बी फाउंड। तो साई स्क्वायर क्या दिखाता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, वो पॉसिबिलिटी दिखाता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये एस ऑर्बिट ले लेते हैं हम, तो वो पॉसिबल साई स्क्वायर क्या पॉसिबिलिटी दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकते हैं। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, अब ऑर्बिटल्स को हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे ऑर्बिटल्स, तो उसमें पहले हम जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या दिखाएगा? साइज, ठीक है। फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल होता है वो हमें दिखाता है शेप। पहले हम साइज देख लेते हैं। सपोज के साइज है तो ये, अगर ये ऐसा कुछ है, ये साइज में अंदर है हमारा। उसके बाद शेप, एस पी, हम शेप देख लेते हैं, कुछ इस तरह का शेप, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ये शेप आ गया। उसके बाद ओरिएंटेशन, एल एन एल एम एम एल जो होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है आपका एम एल, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है आपका? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब कौन से एक्सिस पे, मतलब ये जो साइज है, वैसे डबल डम्बल साइज, डम्बल शेप है, अगर शेप हमें पता चल रहा है ये है, ठीक है, साइज पता चल रहा है इसके अंदर ही आ रहा है, तो ओरिएंटेशन मतलब कौन से एक्सिस पे रहता है। जैसे ये डबल डम्बल इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस पे है, या एक्स एक्सिस पे है, या जे जेड एक्सिस पे है, या फिर वाई एक्सिस पे है, इस तरह से।
ठीक है, तो मतलब पहले हम साइज निकाल लेते हैं, उसके बाद शेप निकाल लेते हैं, उसके बाद वो कौन से ओरिएंटेशन में शो थ्री डायमेंशनल है तो किस तरह से उसका ओरिएंटेशन है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम समझते हैं आगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे दिखाएंगे? एन से दिखाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा एन रहेगा, 1 2 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज, क्या दिखाएगा? साइज डिटरमाइन करेगा। ठीक है, एनर्जी भी डिसाइड करता है। एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड ऑन एन, एन पे डिपेंड करेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाइज द सेल, सेल दिखाएगा कौन सा सेल है, जैसे के पहला सेल है तो के, ठीक है, दूसरा है तो एल, फिर तीसरा है तो एम, सो ऑन, इस तरह से ये रहा के एल एम एन, एन है और सेल है। चलो उसके बाद दूसरा क्वांटम नंबर है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे एल, एल से दिखाते हैं हम, एल लेटर है, उसे ज्यादा क्या बोला जाएगा? और भी बोला जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जा सकता है। तो ये 3 डायमेंशनल शेप होगा हमारा ऑफ द ऑर्बिटल, अभी 3 डायमेंशनल हो जाएगा। जैसे हमारे पास हाथ में एक बॉल है तो वो 3 डायमेंशन हो जाता है इस तरह से। तो इसका वैल्यू क्या होता है? एल कैन हैव द एन वैल्यू, एन की, एल की वैल्यू कितनी होती है? एन जितनी होती है, ठीक है, और उसको हम मेजर, तो एन जितनी मतलब कितनी कैसे हो सकती है? तो इस तरह से हो सकती है 0 to n-1, इसको याद रखना है आपको, 0 to n-1, ठीक है, मतलब 0 1 2 थे n-1 तक जहां तक पॉसिबल है आ सकता है। जैसे n यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0, 0 मतलब एक फिगर होगा, n2 है यहाँ पे तो उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0 and 1, मतलब दो फिगर है। n की वैल्यू 3 है, मतलब 3 फिगर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सब सेल, उसे सब सेल भी बोला जाएगा, मोर सब सेल्स। द नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू जितने होते हैं, जैसे मैंने समझा दिया है, एन आपका कितना है? 1 है, ठीक है, तो ये एल कितना हो जाएगा? 0, मतलब 1 वैल्यू रहेगी, एन 2 है, एन हमारा एन है 2, एल की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 एंड 1, ठीक है। तो सिंपल में उसे क्या बोलते हैं? 0 to n-1 तक वैल्यू रहेगी एल की। चलो एन की वैल्यू पता चल गई। अभी अब हम जो 0 लिख रहे हैं वो क्या है? नोटेशन है उसका, सबका नोटेशन है, मतलब यहाँ पे वैल्यू हम लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो सबका नोटेशन है, मतलब एक लेटर उसके साथ उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे 0 है तो एस लिख सकते हैं, 1 है तो पी लिखना है, 2 है तो डी, 3 है तो एफ, 4 है तो जी, 5 है तो एच। ये इसको याद रखना है आपको, यू हैव टू मेमोराइज दिस नोटेशन ऑफ सब सेल, सब सेल का नोटेशन है। तो एन हमारा सेल हो गया, तो एल हमारा सब सेल हो जाता है। ओके, चलो एन हमारा क्या है? ये हमारा सेल है, तो ये क्या हो गया? सब सेल। और सब सेल का नोटेशन, जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 एन आ गया हमारा, और 0 का नोटेशन क्या है? एस, तो 1 एस हो गया ये। तरह 2, यहाँ पे 2 है, 0 मतलब क्या हो गया? एस, यहाँ पे 2 है, और 1 मतलब क्या हो जाता है? पी, एस पी, 0 1, ठीक है। और एक बात यहाँ पे करनी है कि वैल्यू कितनी होती है, तो एल की, एन की जितनी वैल्यू होती है उतनी एल के फिगर इतने होते हैं, जितने एन की वैल्यू होती है उतने एल के फिगर रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, एन कितना है?
सॉरी 3 यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 1 2 0 1 2, मतलब 3 हो गया टोटल। यहाँ पे n कितना है 4 है, तो कितनी हो गई वैल्यू 0 1 2 3 1 2 3 4 4 हो गई टोटल। ओके, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान पे रखना है। चलो अभी उसके बाद थर्ड है थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml से रिप्रेजेंट होता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन दिखाएगा किस तरफ है, कौन से एक्सिस पे है वो, ऑफ द ऑर्बिट विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस आएगा, मैंने बोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स है हमारा, जेड वाई, इस तरह से कौन से एक्सिस पे वो दिखाएगा। इसके लिए याद रखना है आपको 2l+1 वैल्यू, कितनी वैल्यू होती है उसकी 2l+1, मतलब l पे डिपेंड करता है, 2l+1 वैल्यू होगी। तो यहाँ पे समझ लेते हैं उसको कैसे है। जैसे कहाँ से शुरू होगा, तो l0 है हमारा, ठीक है, तो ml का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, l हमारा 0 है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 2l+1 होता है ना, किसके लिए ml के लिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, एक वैल्यू मिलेगी हमें 1, ठीक है, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, l हम लिख रहे हैं 1, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 2 1 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 3 मिल रहा है। और उसको ऑर्बिटल को लिखा कैसे जाएगा, ये 1 है, ठीक है, तो 1 को कैसे लिखा जाएगा, अपना s है ना हमारा, तो इसको लिखा ऐसे जाएगा -1, ऑर्बिटल कैसे लिखे जाते हैं -1 0 1, ऐसे लिखा जाएगा -1 0 +1, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यहाँ तो वैल्यू एक ही है, यहाँ पे ऑर्बिटल बढ़ेंगे हमारे, तो ये जो वैल्यू है वो 3 ऑर्बिटल्स पे मिलेगी यहाँ पे, 3 ऑर्बिटल्स है, तो 3 ऑर्बिटल्स कैसे लिखे जाएंगे, तो L के हिसाब से हम लिखेंगे, L के हिसाब से लिखना है -1 0 +1, ठीक है, L के हिसाब से लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है -1 0 +1, ये P में जाएगा, ये S ऑर्बिटल है, ये P हो गया हमारा, L की वैल्यू हम लिख रहे हैं 2 होगा, तो 2 2 +1 कितना हो जाएगा 5 ऑर्बिटल्स हो जाएगा। 5 ऑर्बिटल्स को लिखेंगे कैसे, इसके हिसाब से लिखेंगे 2 के हिसाब से, -2 -1 0 1 2, इस तरह से लिखा जाएगा, ये 5 ऑर्बिटल हो गए, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझा दो, n क्या होता है हमारा शेल होता है, l क्या होता है हमारा सब सेल, ठीक है। तो ऑर्बिट्स हमें ढूंढने हैं, ऑर्बिट्स कितने होते हैं, ऑर्बिट हमें ढूंढने हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं n² लिख सकते हैं, ये ऑर्बिट मिलेंगे। और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ढूंढने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हमें ढूंढने हैं, तो क्या लिखेंगे हम 2n², इससे हमें टोटल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। अब सेल में हमें बताया क्या होता है KLML वाला, KLMN ऐसे रहेंगे, और सब सेल में हमें देख लिया है 0 0 1 2 3, तो 0 का वैल्यू SPD F GH, इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे। और सब सेल पर से हम मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर लिखेंगे ml, तो यहाँ पे याद रखना है 2l+1, तो जितने ऑर्बिटल ऑर्बिट्स हैं वो मिलेंगे, 0 है तो 1
1 है तो 3, 2 है तो 5 ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो यहाँ पे समझेंगे, यहाँ वैल्यू दिए गए 0 1 2 3, हमने देख लिया 0 मतलब नोटेशन एस होगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है हमारा 2l + 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 की वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू यहाँ पे एल की वैल्यू ऐड कर सकते हैं आप। 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा। ये हमारे क्या है, ऑर्बिटल्स है। और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 3 है तो 6 रह सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो यहाँ पे 2 6 10 14 इस तरह से रहेंगे। एनर्जी शेप ओरिएंटेशन हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बाद एक देखना है, वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन स्पिन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्पिन किस तरह से करता है, उसे एमएस बोलेंगे। स्पिन के हिसाब से एमएस बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, उसकी वैल्यू प्लस माइनस में दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाया ऐसे रहेगा, +n-½ 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे अप है तो स्पिन, डाउन स्पिन। जैसे एक ऑर्बिटल है तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये +½ बोल सकते हैं, ये -½ एमएस की वैल्यू है। Two electrons that have different ms values, one प्लस होगी एंड द अदर इज माइनस, ये तरह की वैल्यू ऑपोजिट स्पिन। और इसको प्लस माइनस क्यों दिए हैं, ये ऑपोजिट स्पिन होते हैं, एक ऊपर जा रहे थे, एक नीचे जा रहा है। द ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन शुड हैव ऑपोजिट स्पिन, और ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। इस तरह से हमने 4 क्वांटम नंबर देख लिए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हमारा है, यहाँ पे दिया है 4 क्वांटम नंबर हमने देख लिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, जो सेल है, जो साइज दिखा था है। उसके बाद n सबसेल्स होते हैं इन द nth सेल, मतलब कितना वैल्यू होता है इसका, कितना वैल्यू होता है l का, 0 to n-1, इतने सबसेल मिलेंगे हमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, शेप। साइज के बाद क्या मिलेगा, शेप। ये भी ऑर्बिटल का हमें नंबर दिखाता है 12 + 1। एल की वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो ml डेजिग्नेट्स द ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन हमें दिखाता है किस तरह के जो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स हमें मिल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ जितनी वैल्यू हो रही है। एक ऑर्बिटल है तो 3 ऑर्बिटल है तो किस तरह से है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, वो हमें पता चलेगा ml से। और उसके बाद है हमारा ms स्पिन में, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर।
ठीक है, उसमें हमें मैग्नेटिक स्पिन किस तरफ का है, स्पिन किस तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन किस तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन एक अप होता है, एक डाउन होता है, और एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरह से 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। चलो यहाँ पे जो सम दिए हैं प्रॉब्लम्स उसे सॉल्व कर देंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको सिंपल में करना था, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एन के ऊपर से डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं, एन स्क्वायर करोगे आपको तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, तो 9 हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं उसे। एन कितना है हमारा 3 है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 तक होगी, क्योंकि उसे कैसे लिखते हैं हम 0 to n-1 लिखेंगे, तो इसके हिसाब से मिलेगा। 0 हमें पता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 1 2, तो 0 क्या रिप्रेजेंट एस पी डी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अभी ऑर्बिटल्स ढूंढेंगे। तो 3s, ये हमारा 3s है, ये 3p और ये 3d हो गया। तो 3s हमारा जो है n3al0। ठीक है, तो कितनी वैल्यू मिलेगी हमें 0 मतलब एक वैल्यू मिलेगी ml। उसके बाद देर आर 3p, तो n3al1 है, तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, इसके हिसाब से ये ढूंढना है, इसे हमें 2l+1 करते हैं। यहाँ पे 0 ही लिखेंगे हम, क्योंकि 1 करेंगे हम तो 3 वैल्यूज हो जाएगी, मतलब 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 ही रहेगा। ओके, तो L1 हो गया हमारा, तो वैल्यू हो जाएगी 3। L हमारा यहाँ पे 2 है, तो उसके हिसाब से 2l+1, तो 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। -2 -1 0 +1 +2, इस तरह से 5 हो जाएगा टोटल। तो कितने कितने हो रहे हैं हमारे, पहले में 1 हुआ, ऑर्बिटल्स कितने हुए, पहले में 1, दूसरे में 3 और तीसरे में कितना हो गया हमारा 5। तो टोटल हो गए 9। इस तरह से 9 ऑर्बिटल हमें मिल रहे हैं। ओके, और डायरेक्टली भी आप ढूंढ सकते हो उसको, n स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स डायरेक्टली भी मिल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डायरेक्टली भी ऑर्बिटल हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक है ना, की वैल्यू 1 रहेगी, 0 है तो 1 रहेगा, 1 3 5। चलो उसके हिसाब से आप दूसरा देख लेते हैं, प्रॉब्लम 2 पॉइंट। प्रॉब्लम 2 पॉइंट
18 देख रहे हैं। यूजिंग SPDF notations describe the orbitals with the following quantum number। तो हमें SPDF दिया गया है, यहाँ पे नीचे दिया ही गया है N2 है और ये 1 है, तो 2 N2 हो जाएगा और ये 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा P, ठीक है। 4 है, 0 के हिसाब से हो जाएगा S, SP, 2 है तो क्या हो जाएगा D और 3 है तो क्या हो जाएगा F। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स हमें मिल रहे हैं। चलो अभी क्या है, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप कैसे होते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, पहले तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी रहती है वो दिखाइए। इस फिगर को समझते हैं हम। फिगर 2.12, यहाँ पे ए एंड बी, यहाँ पे वेव फंक्शंस दिया है हमें और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई स्क्वायर साइन, और ये रेडियस है, रेडियस बढ़ रहा है। और ये यहाँ पे क्या है हमारा, ये समझोगे न्यूक्लियस से रेडियस आगे बढ़ रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है। ओके, तो पहले क्या है, द ऑर्बिटल वेव फंक्शन दिया गया है आर के साथ, ग्राफ दिया है हमें। बी में है द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 1s एंड 2s, दोनों के लिए अलग अलग दिया है। ये 1s का ले लेते हैं, ये 2s का ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है या नजदीक है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। रेडियस जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, और नजदीक प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो 1s में न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। 2s में क्या करेंगे, 1s ये आ गया हमारा, यहाँ प्रोबेबिलिटी हो गई, फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एकदम कम हो जाती है, उसके बाद फिर से ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती है हमारी। तो एक सर्कल हो गया, उसके बाद ये दूसरा सर्कल होगा 2s। साइन स्क्वायर एज अ फंक्शन फॉर आर फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल गिवन है, तो वो समझा दिया है आपको। चलो अभी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे समझेंगे हम। द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू 0, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इज कॉल्ड 0। नोडल सरफेस बोलते हैं, नोडल मतलब नोड्स बोलेंगे, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो ns की हम बात कर रहे हैं तो इसको याद रखना है n-1। तो अगर 2s की बात करूं मैं तो वहाँ पे n-1 करेगा तो 1 नोड होगा, और 3s की बात करूंगा तो 2 नोड होंगे, याद रखना है n-1। ns की बात कर रहे हैं तो चलो उसके बाद है वर्ड बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम वर्ड ये बाउंड्री, मतलब बाउंड्री हमें बनानी है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे, उसे बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोलेंगे। बाउंड्री हम डिसाइड कर देते हैं कि इसके अंदर ही हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाउंड्री सरफेस और कॉन्टोर सरफेस बोलते हैं उसे, इज अ ड्रॉन इन स्पेस फॉर एन ऑर्बिटल ऑन विच द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कांस्टेंट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कि यहाँ हमें एक जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमें मिल रहे हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉन्टोर मतलब एक बाउंड्री आप बना सकते हो।
उसे बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर हैज ऑलवेज सम वैल्यू, उसके कुछ और वैल्यू रहेगी। बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर एस ऑर्बिटल इज एक्चुअली अ स्फीयर सेंटर्ड ऑन द न्यूक्लियस। अब एस की बात करेंगे तो स्फीयर हो जाएगा हमारा। एस की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, एस मतलब स्फीयर शेप में होता है, स्फीयर सेंटर्ड ऑन द न्यूक्लियस इन 2 डायमेंशन। दिस स्फीयर लुक्स लाइक सर्कल, मतलब स्फीयर कैसा होगा, सर्कल के जैसा होगा। सर्कल्स इट एनक्लोजेस अ रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट 90%। तो ये जो रीजन है एस के बारे में, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 90% इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिल ही जाएंगे। 1s and 2s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, तो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं 1s 2s। और साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज एन, एन जैसे बढ़ता रहेगा साइज बढ़ती रहेगी। 1s से बड़ा 2s होगा, 2s से बड़ा 3s होगा, उससे बड़ा 4s होगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है फिगर 2.14 बाउंड्री सरफेस डायग्राम किसका है, 2p ऑर्बिटल्स, 3 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है। 2p में कितने, p में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। p है तो कितने रहेंगे, 3 ऑर्बिटल्स। ओके, तो यहाँ पे 2px, x है हमारा, 2py ये हमारा y हो गया, और 2pz, तो ये हमारा z हो गया यहाँ पे। ठीक है, p orbital consists of 2 sections called lobes that are on either side of the plane that passes through the nucleus. The probability density function is 0. अब s में क्या होता है, 2s की अगर बात कर रहे हैं हम, तो p की बात कर रहे हैं, p की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ऐसे ऊपर ही समझा देता आपको। तो वहां पे जहाँ पे प्लेन होता है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज 0 ऑन द प्लेन वेयर 2 लोब्स टच ईच अदर। जैसे ये 2 लोब है और ये हमारा एक्सिस है, तो यहाँ ये जो बीच में टच होता है, ये जो प्लेन है, प्लेन, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 लोब्स टच ईच अदर, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा। ऊपर डायग्राम में फिगर में दिखते हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 लोब हैं, तो ये जो यहाँ का पार्ट है प्लेन का, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। उसी तरह से हम बात कर रहे हैं डी की। ठीक है, तो डी में यहाँ पे दिया गया है, डी के कितने होते हैं, 5 होते हैं हमारे, एस पी डी, डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, नीचे डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द 5 डी ऑर्बिटल्स, 5 होते हैं डी ऑर्बिटल्स। और उसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा उस तरह से साइज बढ़ती रहेगी।
4p 3p 2p साइज घट रही है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर p ऑर्बिटल ऑल्सो पास थ्रू वैल्यू 0, वहां पे बीच में 0 हो जाएगा, तो इसको याद रखना है हमें। ये क्या है, द नंबर ऑफ नोड्स, अब नोड कितने होंगे, आर गिवन बाय द n-2, ठीक है। p की अगर हम करेंगे तो n-2 रहेगा। रेडियल नोड्स अगर मैं लिख रहा हूँ 3p तो 2 माइनस n-2 करेंगे कितना रहेगा, रेडियल नोड कितनी मिलेगी मुझे, 1 मिलेगी, ठीक है। और 4p में कितनी मिल रही है, 4-2 करेंगे तो 2 मिलेगी। तो n-2 करना है हमें, किसके लिए, p के लिए, लेकिन पॉसिबल होना चाहिए वहां से। तो इसको याद रखना है, p के लिए n-2 और s के लिए हम याद रखते हैं n-1। चलो अब रेडियल नोड्स के बारे में थोड़ी पॉइंट्स लिख देता हूँ, उसको याद रखते हैं। आपके नोट्स हम कैसे कैसे ढूंढते हैं और क्या क्या याद रखना है उसमें। यहाँ कर देना, बाजू में याद भी रहेगा। चलो तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, पहले तो रेडियल नोड्स, स्फीयर के लिए ज्यादा हम क्या लेते हैं, रेडियल नोड्स लेते हैं, तो स्फीयर होता है। रेडियल नोड इज अ स्फीयर, स्फीयर में हम रेडियल नोड लेंगे। रेडियल नोड इज स्फीयर, ठीक है, स्फीयर में रेडियल नोड होगा। और एंगुलर नोड, नोड दो तरह के होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो जहां पे एंगल गिर रहा है तो वहां पे हम एंगुलर नोड करेंगे। तो एंगुलर नोड क्या है, एंगुलर नोड व्हेन नोडल सरफेस इज प्लेन, व्हेन नोडल सरफेस इज प्लेन, ठीक है। प्लेन होगा मतलब बीच में एक प्लेन होगा, ऊपर एक लोब और नीचे एक पार्ट होगा, ऊपर या नीचे प्लेन होगा, या क्या हो जाएगा, कोनिकल, कोनिकल सरफेस होगा, कोनिकल सरफेस, ठीक है। तो मतलब जो कौन शेप बन रहा है वहां पे हम एंगुलर नोड लेंगे और जो सर्कल है उसमें रेडियल नोड लेंगे। अब उसे ढूंढना कैसे, उसके बारे में देखेंगे हम। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होते हैं, एंगुलर नोड हम पहले गिनेंगे, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितना होते हैं, एल जितने होते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होते हैं हमारे, n-l-1 ये होता है। इन दोनों का अगर हम प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के हम बना रहे हैं टोटल नोड कितने होते हैं, टोटल नोड कितने होते हैं। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, l प्लस n-l-1, तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल जाएगी, a प्लस l है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n-1। तो टोटल जो हमें टोटल नोड ढूंढने होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, n-1, यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन, टोटल नंबर, तो किससे होता है वो, n-1, जिसमें सम होता है l जो है एंगुलर नोड, n
n-l-1 जो होता है रेडियल नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख ही दिया वो सब। और आगे अगर थोड़ा याद रखना है तो हम क्या करेंगे, s के लिए फॉर s ऑर्बिटल जो हम लिख रहे हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे, याद रखना है n-1। तो एग्जांपल अगर मैं दूं तो 2s है तो उसमें नोड कितनी होगी, 1 नोड है। उसी तरह से p की बात करेंगे तो n-2 हो जाएगा। ठीक है, 3p की बात कर रहा हूं मैं तो नोड कितना हो जाएगा, 1 नोड हो जाएगा। यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स। तो जब भी आपको नोट्स ढूंढने हैं तो ये सब फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे। चलो उसके बाद है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की एनर्जी देखनी है। एनर्जी हाइड्रोजन में तो क्या है, सिंपली बढ़ती रहती है। हाइड्रोजन में है तो 1s फिर 2s 2p की सेम रहेगी, 3s 3p 3d की सेम रहेगी, 4s 4p 4d की सेम रहेगी। तो हाइड्रोजन में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके हिसाब से एनर्जी बढ़ती रहेगी। और द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड, जिसके पास सेम एनर्जी होती है, ऐसे जो ऑर्बिटल होते हैं जैसे यहाँ पे सेम एनर्जी वाले हैं, आर कॉल्ड डीजेनरेट, उसे डीजेनरेट बोलेंगे। ये वाले जैसे है ये, फिर यहाँ पे ये जिसकी एनर्जी कैसी है, सेम है, उसे बोलेंगे डीजेनरेट। हैविंग द सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजेनरेट। जो सबसे नजदीक होता है उसे ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। ये हमारा हो गया ग्राउंड स्टेट, आपका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे नजदीक है 1s। और उसके बाद जैसे 2s है 2p है और हायर ऑर्बिटल्स तो वो क्या जो एक्साइटेड स्टेट में होंगे। An electron in a 2s 2s or higher orbitals in a hydrogen atom is in excited state. तो यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन एंड मल्टी एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। हाइड्रोजन एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम एंड मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, हाइड्रोजन एटम एंड मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। ये हमारा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देख रहे हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से एनर्जी बढ़ रही है, 3 तो 3, 2 तो 2, 1 तो 1। लेकिन यहाँ पे जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम से, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम से, मल्टी इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर दोनों का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2s है तो उसके यहाँ पे 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही लेने के लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर बदल जाता है, तो उसके हिसाब से एनर्जी बदलती रहती है। मतलब दोनों का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेल, सब सेल हमने देख लिया। एन सेल है, सब सेल हमारा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, सब सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल है, एन है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एल है हमारा। उसमें यहाँ पे द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, एस की एस से ज्यादा पी की होगी, पी से ज्यादा डी एफ, ऐसे बढ़ती रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे एस पी डी एफ की रिजल्ट बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो तो 4s और 4d, तो 3d की ज्यादा है, 4s की कम है। यहाँ पे देखेंगे तो 5d की ज्यादा है, 6s की कम है। यहाँ पे देखेंगे तो 6p की ज्यादा है, 4f की कम है। ठीक है, तो ये कैसे उल्टा सीधा कैसे हो जाता है, तो किसके लिए होता है, द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द सबसेल। सबसेल में अलग अलग एनर्जी कैसे हो जाती है, इन द इज द क्या होता है, म्यूचुअल रिपल्सन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में अंदर अंदर रिपल्सन होता है इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में क्या होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं साथ में और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों का चार्ज क्या नेगेटिव होता है, तो क्या होता है, रिपल्सन होता है।
उसकी वजह से एनर्जी जो होती है ऑर्बिट की उसमें डिफरेंस आ जाता है। Thus, the stability of an electron in the multi-electron atom is because total attractive interaction are more than the repulsive interaction. Stability कब आएगी? जब टोटल एट्रैक्टिव इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए, किससे? रिपल्सिव इंटरेक्शन से। द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे बढ़ेगा अट्रैक्टिव इंटरेक्शन? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना पड़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज जेडी बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए मतलब। चलो कई बार क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट होती है, शिल्डिंग ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसको हमें अंदर लाना है। तो कितनी बार क्या होता है, यहाँ पे जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट करते हैं, शिल्डिंग का काम करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे इसके साथ वो ब्रेक कर देते हैं, कम कर देते हैं, शिल्ड का काम करते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पावर कम रहेगा। शील्डिंग ऑफ एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन, अंदर के सेल इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। ठीक है, जो इस पे न्यूक्लियस का जो पावर लग रहा है वो। The energy of interaction between the nucleus and the electron decreases with the increase of atomic number Z. In an orbital energy decreases, that is more negative. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है, the energy of the interaction between the nucleus and the electron decreases, मतलब that is orbital energy decreases, that is more negative with the increase of atomic number. Both the attractive and repulsive interaction depends upon the shell and shape of the orbital in which the electron is present. ठीक है, जो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। उसको यहाँ पे हम समझेंगे इंक्रीजिंग एनर्जी को। एस की ऑर्बिटल का क्या होता है, एस ऑर्बिटल शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन पी। एस नजदीक होता है मतलब वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा करेगा। जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, ठीक है, उस तरह से जो पॉजिटिव पावर का जो उस पर कंट्रोल है वो कम होता रहेगा। The energy of the electrons in s orbital will be lower, मतलब more negative होगी, than that of p orbital electron, which will have less energy than that of d orbital, and so on. Since the extent of shielding, energy कम होगी, stability ज्यादा होगी। Since the extent of shielding from the nucleus is different for electrons in different orbitals, it leads to the splitting of energy level. कितनी बार क्या होता है, जो एनर्जी लेवल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल विद इन द सेम सेल, एक ही सेल में जो ऑर्बिटल से, तो वो स्प्लिट हो सकते हैं। इस पर किसका इफेक्ट रहता है, शील्डिंग का। तो इस पॉइंट को समझना है हमें ज्यादा। द लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल, तो लोअर इज एनर्जी। ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एनर्जी कम होगी। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू n प्लस एल, देयर ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n
विल हैव द लोअर एनर्जी, और ये दोनों की एनर्जी अगर सेम है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। उसको यहाँ समझते हैं इसके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमें, इंक्रीजिंग एनर्जी n+l रूल लगाना है हमें। तो यहाँ पे 1s है तो 1+0 तो कितना हो गया 1। तो ये n+l की वैल्यू कम है मतलब एनर्जी कम है। उसके बाद 2s पर 2 हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है 2p और 3s का, तो दोनों का 3 एनर्जी आ रहा है। तो उसमें हमें देखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम किसमें है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये लेस है। उसके हिसाब से इसकी एनर्जी कितनी होगी, हैज लोअर एनर्जी देन 3s। तो 2p की एनर्जी कितनी होगी, लोअर देन 3s। ठीक है, तो इस तरह से मेजर करना है। जब एनर्जी सेम एनर्जी कम हो तो उसको कम से ज्यादा करते जाओ, लेकिन जो एनर्जी एक जैसी आ जाए, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उसकी एनर्जी कम, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा दिखानी है हमें। तो इस तरह से हम इसको करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह सेट होगा। Energies of the orbitals in the same subcell decreases with the increase in the atomic number। एक ही सबसेल जो है, ठीक है, एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबसेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। टॉप से बॉटम जाओगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन की 2s की सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिथियम की 2s की कम हो जाएगी, उससे कम सोडियम की, उसके कम पोटेशियम की। तो मतलब के जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल देखने हैं हमें इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं। फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इन एटम। तो पहले अब प्रिंसिपल ये उसको देखेंगे, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे, उसके बारे में यहाँ पे। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से भरेंगे। जैसे यहाँ पे 1s जा रहा है, 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4p 4s 4p 4d 4s 4s 3s 3p 4s 3d, इस तरह से बढ़ेगा। इसको याद रखना है आपको। 1s इसको लिख के आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे 1s इसको लाइन में लिख देना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p, इसको लाइन में लिख देना है। उसको बाद में क्रॉस कर देना है, यहाँ से ये फिर ये फिर ये, इस तरह से आप क्रॉस करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये, इस तरह से क्रॉस करके फिर आपको यहाँ से गिनना है, इसको नीचे पीछे से जोड़ देना है यहाँ पे। तो पहला 1s आएगा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5p 5s, उसके बाद 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। इस तरह से एनर्जी बढ़ती रहेगी। यहाँ पे एनर्जी हमारी इस तरह से बढ़ती रहती है, इंक्रीज एनर्जी। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट करेंगे, पहले धीरे 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 बढ़ते जाएंगे सब में।
Above the series in the useful guide to the building of the electronic structure of the atom, provided that it is remember that exceptions may occur. कहीं कहीं exception भी हो सकते हैं. उसी तरह है एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. उसमें क्या है कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन मस्ट है ऑपोजिट स्पिन. उनकी स्पिन कैसी होती है? ऑपोजिट होती है, एक अप एक डाउन, ऑपोजिट स्पिन में होते हैं. ठीक है, तो ये पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में आएगा. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n². यहाँ पे मैंने आगे भी बताया पॉइंट. मैक्सिमम नंबर कितने रहेंगे हमारे सेल में? 2n². उसके बाद हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हंस का रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे. पेयरिंग कैसे होगा इसके ऊपर लिखा है उसने. पेयरिंग कैसे होगा? तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, ठीक है, पी डी एफ है, does not take place until each orbital belonging to that subcell has got one electron each, that is singly occupied. तो P है तो P में पहले 1 2 3, जैसे P है तो P में आपको यहाँ पे पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पहले एक, उसमें 2 और 3 ऐसे भरेंगे, फिर इसमें चौथा आएगा 4 5 एंड 6, इस तरह से भरेंगे. इसमें 2 हो गए, फिर इसमें आएगा 2, फिर उसमें ऐसे नहीं होगा, पहले एक एक भर जाएगा फिर दूसरा एक एक आएगा. तो इसे हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं. अभी इस पॉइंट को याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रॉन फील होते हैं तो किस क्या कौन सा रूल फॉलो करते हैं? ये रूल फॉलो करते हैं. हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड डीजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू देयर सिमेट्री. जो सिमेट्री होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्राई क्या करेंगे, का तो ये अगर डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होने की ट्राई करते हैं जिसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, अदरवाइज फुल्ली फील्ड हो जाए तो दो आ जाए इसमें. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन. दो जाए दोनों सब में. तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो ऐसे जो डिजेनरेट होते हैं सेट, तो उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहती है क्योंकि उसके सिमेट्री होती है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे कैसे सेट होता है? एस होता है तो एस है तो एक ऑर्बिटल रहेगा, पी है तो 3 है, डी है तो 5 है. ठीक है, पहले एक भरेगा फिर दूसरा भरेगा, इस तरह से. ये अप एरो है पॉजिटिव स्पिन, डाउन एरो नेगेटिव स्पिन के लिए. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन तो 1 हो गया, हीलियम में 2 है तो 1 2 हो गए. तो इसमें यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब ऑर्बिटल्स में जितने भी ऑर्बिटल्स है वो पहले भरेंगे. जैसे यहाँ पे है 1s, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 1 2 और 3 है तो ये भर जाए, उसके बाद यहाँ जाएगा. अब 2s है तो यहाँ पे ये पहले भरेगा, बाद में ये भर जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो यहाँ जाएगा. ये भर गया, ये भर गया, अब ज़्यादा है तो यहाँ. अब इसके बाद जो आ रहा है वो यहाँ इसके साथ नहीं रहेगा. इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं 2p में, तो उसके बाद पहले यहाँ जाएगा, उसके बाद जो आएगा वहाँ जाएगा, बाजू में जाएगा, उसके बाद जो आएगा यहाँ जाएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा वो यहाँ पे फिल होगा, उसके बाद जो आएगा वो यहाँ पे, उसके बाद जो आएगा यहाँ पे. ठीक है, इस तरह से. The electrons in the completely filled cell are known as core electrons.
ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सेल विथ द हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसे कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, बाहर जो है अंदर जो भरे हुए हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे से जैसे यहाँ पे एक कोर इलेक्ट्रॉन है, नियॉन तक भर गए हैं और यहाँ पे एक ही है, तो जो बाहर है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो यहाँ पे नियॉन तक भर गए आर्गन में, और उसके बाद बाकी कितने रह गए ये सब, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। The reason is that the fully filled orbitals and half filled orbitals have exactly extra stability। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फुल्ली फिल रहेंगे या हाफ फिल होने की ट्राई करेंगे स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल सब सेल। तो यहाँ पे देख लेते हैं जिसको ध्यान देना है हमें। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका 6663 मैंगनीज में, क्रोमियम की बात करें, ठीक है ये, तो यहाँ पे देखो ये 6 हो गए, फिर बाद यहाँ पे 3 के बाद 4 होना चाहिए था। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 4 कर देते और यहाँ पे 2 ही रहता। तो इन लोगों ने क्या किया, दोनों को हाफ कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एक भी रह सकता है, तो उसे एक ही कर दिया, और यहाँ पे टोटल 5 कर दिया, क्योंकि इसमें 5 1 इसको हाफ कर दिया है। ठीक है, तो ये हाफ फिल हो गया। टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, SPD है, डी का है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए, तो हाफ फिल रहेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको हाफ फिल करने के लिए यहाँ पे से 3 से डायरेक्ट 5 कर दिया, और इसको भी हाफ फिल कर दिया, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे 10 1 हो गए। ऑलराइट, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्टडी कर सकते हो आराम से ऊपर इसके बारे में। सो स्टूडेंट्स, आई विल स्टॉप हियर, और पूरा चैप्टर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने समझा दिया है सिंपल वर्ड्स में और लाइन वाइज समझाया, तो आपको टॉपिक सब समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहे हैं उसको वो भी चैप्टर में इसी तरह से लाइन वाइज रखता जाऊंगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, जैसे मैं सिंपली टीचिंग करा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, प्रेस द बेल आइकन, तो आपको नए वीडियो जैसे भी मैं अपलोड करूंगा वो आपको मिल जाएंगे। और लाइक करें, और पॉजिटिव कमेंट लिखने चाहते हैं आप तो कुछ पॉजिटिव कमेंट लिख सकते हैं, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।